हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आपने अभी पिछले कुछ वीडियोस में देखा, जिसमें हमने सबसे पहले सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स पढ़े। सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स के बाद फिर फॉल्ट एनालिसिस पढ़ा, जिसमें एलजी फॉल्ट, एलएलजी फॉल्ट। तो हमने फॉल्ट वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। बट जब मैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट एनालिसिस को एक बार दोबारा से उठा के देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें नोट करके रखना चाहिए या जिनको हमें याद रखना चाहिए, जो हमें आगे, चाहे हम फॉल्ट एनालिसिस की बात करें उसमें यूज होंगे या फिर उस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसमें यूज होंगे। तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि एक बहुत छोटी कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखनी चाहिए। तो उन्हीं पॉइंट्स को, सारे पॉइंट्स को मैंने समराइज किया है इस वीडियो में, और वो जो टाइटल है दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर इन सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स। ये केवल सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स में नहीं, इनका यूज आप आगे भी कहीं ना कहीं पढ़ते आएंगे इन फॉल्ट एनालिसिस में भी। तो जो सबसे पहली चीज है, जो है ना, जो पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जितनी भी पर यूनिट वैल्यूज हैं वो सारी की सारी पर फेज बेसिस पर डिफाइंड होती हैं। तो जब भी हम कोई भी पर यूनिट क्वांटिटी की बात करते हैं तो दैट क्वांटिटी इज डिफाइंड ऑन पर फेज बेसिस। फिर जब हमने सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स की बात की तो वहाँ पर सबसे पहला टर्म आता था कि बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड सिस्टम। तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट की जो रिक्वायरमेंट होती थी वो अनबैलेंस्ड सिस्टम में ही है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक बैलेंस्ड सिस्टम क्या होता है, तभी हम बता पाएंगे कि फिर अनबैलेंस्ड सिस्टम क्या होता है। तो एक बैलेंस सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वोल्टेज और करंट, या हम चाहे तो वोल्टेज हो सकता है या फिर करंट हो सकता है, वो मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है दैट फेज डिफरेंस इज 120 डिग्री। तो अगर ऐसा सिस्टम जिसमें तीनों वोल्टेज या तीनों करंट मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और सेपरेटेड हैं बाई 120 डिग्री, सो दैट सिस्टम इज बैलेंस सिस्टम। अगर ऐसा नहीं है इट मीन्स दैट सिस्टम इज अनबैलेंस सिस्टम। फिर दूसरे एक और पॉइंट जो ध्यान रखना है वो ये है कि जो बैलेंस्ड वोल्टेज होता है, बैलेंस्ड वोल्टेज हमेशा बैलेंस करंट प्रोड्यूस करता है। अब एक बात आती है बैलेंस सिस्टम की, दूसरा होता है सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल सिस्टम कौन सा होगा? तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम किसी भी फेज से देखें तो वो एक जैसा दिखाई दे, दैट सिस्टम इज सिमेट्रिकल। सो एक 3 फेज सिस्टम इज सेड टू बी सिमेट्रिकल व्हेन सिस्टम व्यूड फ्रॉम एनी फेज इज सिमिलर। आप चाहे ए फेज से देखो, चाहे बी फेज से देखो, चाहे सी फेज से देखो, सिस्टम एक जैसा आपको दिखाई दे तो दैट इज सिमेट्रिकल सिस्टम। जब और जो 3 फेज सिमेट्रिकल सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि इनमें जो सेल्फ इम्पिडेंसेस हैं वो इक्वल होंगे, और दूसरा अगर कोई म्यूचुअल इम्पिडेंस है तो वो भी सेम होगा। तो 3 फेज सिमेट्रिकल सिस्टम की ये दो मेन क्वालिटीज़ हैं या प्रॉपर्टीज़ कह लीजिए कि सेल्फ इम्पिडेंसेस तीनों फेजेस के इक्वल होंगे, और अगर कोई म्यूचुअल इम्पिडेंस है तो वो भी इक्वल होगा। नाउ फेज सीक्वेंस क्या होता है? तो फेज सीक्वेंस की बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आपको समझना है कि फेज सीक्वेंस क्या होता है तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो या फिर यहाँ पर भी ये लिंक दी हुई है, आप यहाँ पर क्लिक करके ये फेज सीक्वेंस वाला वीडियो देख सकते हो। तो फेज सीक्वेंस क्या है? एक इट इज़ द ऑर्डर कि जिस ऑर्डर में जो भी फेजेस हैं वो मैक्सिमम या मिनिमम से पास होती हैं। और डिटेल के लिए आप वीडियो देख सकते हो। फिर बात आती है कंपोनेंट एनालिसिस एंड सिंथेसिस की। मीन्स हम जो है ना ए बी सी से 0 1 2 में ट्रांसफॉर्म करना या फिर 0 1 2 से ए बी सी में चेंज करना। तो कंपोनेंट सिंथेसिस जो होता है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ ओरिजिनल फेजर इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कंपोनेंट। मीन्स आप जब ए बी सी को 0 1 2 के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो। फिर अगर कोई बैलेंस सिस्टम है तो उसमें केवल और केवल पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा। ये ध्यान रखने वाली चीज है कि इन एनी बैलेंस सिस्टम ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट विल एग्जिस्ट, नेगेटिव या जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट नहीं होगा। फिर जब डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, जब हमने अनबैलेंस सिस्टम में जाते हैं जहां पर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों ही होंगे, तो देखेंगे कि एक डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम जिसमें
जो है जो वो है क्या नाम है जीरो सीक्वेंस करंट है, दैट जीरो सीक्वेंस करंट कैन नॉट फ्लो इन लाइंस। वो लाइन में फ्लो नहीं हो सकता। क्यों लाइन में क्यों नहीं फ्लो होगा? क्योंकि वहाँ पर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में रिटर्न पाथ नहीं होता। जब रिटर्न पाथ नहीं होता तो रिटर्न ड्यू टू अब्सेंस ऑफ रिटर्न पाथ जो जीरो सीक्वेंस करंट है वो डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम की लाइन में नहीं फ्लो होगा। बट ये जो जीरो सीक्वेंस करंट है इट कैन सर्कुलेट थ्रू फेजेस। ये ध्यान रखने वाली चीज है कि ये फेजेस में तो सर्कुलेट होता रहेगा बट लाइन में फ्लो नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम के लिए। देन अगर स्टार कनेक्टेड सिस्टम है तो जिसमें विदाउट न्यूट्रल रिटर्न, अगर न्यूट्रल रिटर्न नहीं है तो जीरो सीक्वेंस लाइन करंट्स आर जीरो। अब चूंकि स्टार कनेक्टेड सिस्टम में लाइन और फेज दोनों एक ही करंट होता है, लाइन करंट और फेज करंट सेम होता है, तो हम कह सकते हैं कि जीरो सीक्वेंस फेज करंट भी जीरो होगा अगर न्यूट्रल नहीं है। तो फिर क्या होगा कि विद न्यूट्रल रिटर्न जीरो सीक्वेंस करंट कैन फ्लो थ्रू लाइंस एज वेल एज फेजेस। क्योंकि लाइन और फेज करंट दोनों सेम है, तो अगर न्यूट्रल रिटर्न पाथ है तो जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होगा लाइन में भी और फेज में भी। यानी एक चीज और कह सकते हैं हम कि जो जीरो सीक्वेंस करंट है वो तभी फ्लो होगा स्टार कनेक्टेड सिस्टम में जब न्यूट्रल रिटर्न अवेलेबल है। अगर न्यूट्रल रिटर्न पाथ अवेलेबल नहीं है तो जीरो सीक्वेंस करंट नहीं फ्लो होगा इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम। देन लाइन वोल्टेज फेजर्स विल हैव नो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। ये वोल्टेज के लिए बात कर रहे हैं, ये हम करंट के लिए बात कर रहे हैं। जीरो सीक्वेंस करंट के लिए वोल्टेज लाइन वोल्टेज फेजर्स जो भी होंगे उनमें कोई भी जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट नहीं होगा। और यहाँ जो न्यूट्रल करंट कैन फ्लो ओनली इफ जीरो सीक्वेंस करंट एग्जिस्ट, या फिर वाइस वर्सा जो अभी मैंने बताया कि अगर न्यूट्रल अवेलेबल है तभी जीरो सीक्वेंस करंट एग्जिस्ट करेगा। फिर ये पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है, इस पर बेस्ड एक यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो पावर प्रूव करने के लिए कि सिमेट्रिकल कंपोनेंट ट्रांसफॉर्म इज पावर इनवेरिएंट। इसको प्रूव करने के लिए एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका जो वीडियो है ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। देन जितने भी सिमेट्रिकल कंपोनेंट हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, इनके बीच में कोई म्यूचुअल कपलिंग नहीं होती। म्यूचुअल कपलिंग का मतलब ये हुआ कि एक सीक्वेंस का करंट दूसरे सीक्वेंस के इंपीडेंस में फ्लो नहीं होगा। तो केवल पॉजिटिव सीक्वेंस करंट विल फ्लो थ्रू पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस ओनली। देन जो स्टैटिक मशीन्स हैं इनके लिए Z1 Z2 पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस, नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस ये दोनों बराबर होते हैं, और जो जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस है ये अलग होता है। और जो रोटेटिंग मशीन्स हैं इनके लिए ये तीनों ही डिफरेंट होते हैं। और जो Z1 है पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस, इट इज जनरली ग्रेटर देन नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस एंड Z0 यानी जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे रिमेंबर करने के लिए, जिसको आपको रिमेंबर रखना चाहिए, याद रखना चाहिए जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट एनालिसिस है। तो यहाँ पर मैं एक तरीके से जो थियोरेटिकल पार्ट है सिमेट्रिकल कंपोनेंट एनालिसिस का उसको कंक्लूड करूँगा। इसके आगे न्यूमेरिकल्स के लिए और एग्जाम्पल्स के लिए तो आपको चैनल से जुड़े रहना है। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।